हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है बाल्कन क्राइसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। तो यूरोप के अंदर 1871 के बाद जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला एरिया था नेशनलिस्ट की वजह से, वो था बाल्कन एरिया। The Balkan was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the slaves। तो ये जो बाल्कन एरिया था ये कुछ अलग अलग देशों से मिलके बना था जो अभी के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो है। और इनके जो रहने वाले थे लोग, उनको कहा जाता था स्लेव्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो यहाँ के जो ज़्यादातर हिस्से थे उन पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। अब हुआ ये कि इस पूरे एरिया में ऑटोमन एम्पायर का लगभग ज़्यादा कब्जा था और उसी समय यहाँ पे रोमांटिक नेशनलिज्म आ गया। सभी को अपना अपना देश चाहिए था, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने इथनिसिटी के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, और इस वजह से दोनों के बीच में टकराव हुआ और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन फैल गया। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform, but with very little success। तो इन सब को देखते हुए ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को चेंजेस करने के लिए बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन किए गए, बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म किए अपने अंदर, लेकिन ऑटोमन एम्पायर को इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declare independence। एक एक करके ऑटोमन एम्पायर से ये यूरोपियन कंट्रीज जो इलाके थे वो छूटते चले गए और अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह दिखाने लगे। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड subsequently been subjugated by foreign powers। अब ये जो बाल्कन एरिया के लोग थे जो अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुके थे, इंडिपेंडेंट हो चुके थे, इन लोगों ने दिखाया कि एक टाइम हिस्ट्री में ये आज़ाद थे और बाहर के लोग आकर के इन पे कब्जा कर लिया, जिसमें एक आपका ऑटोमन एम्पायर भी था। Hence the rebellious nationalists in the Balkan thought of their struggle as attempt to win back their लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। और जो बाल्कन एरिया में जितने भी रेबेलियन थे जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर से लड़ा था या बाकी देशों से लड़कर अपने आप को आज़ाद करवाया था, उनका मानना था कि वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो पहले आज़ाद हुआ करते थे, बाद में उन्हें गुलाम बना लिया गया। एज द डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब हुआ ये कि स्लैविक नेशनलिस्ट जो थे ये स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को आइडेंटिफाई करने में मतलब कि वो किस एरिया के हैं, कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, उनको किस राष्ट्र को बनाना है, कौन से देश को बनाना है, कौन से कंट्री को बनाना है। और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलियस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो स्लैविक एरिया था, जो बाल्कन एरिया था, उसमें जो लोग अलग हो रहे थे, अब वो चाहते थे कि उनके पास ज़्यादा ज़मीन हो, ज़्यादा रिसोर्सेस हो। इस वजह से वो एक दूसरे से जलते थे और कोशिश करते थे कि दूसरी की ज़मीन को छीन के अपने ज़मीन में मिला लिया जाए या अपने देश के अंदर मिला लिया जाए। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकम द सेंस ऑफ सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि बाल्कन तो लड़ ही रहे थे आपस में, अब इसमें बड़े बड़े पावर्स भी आगे जुड़ गए। जैसे यूरोपियन पावर्स जो थे वो दूसरे देशों को हेल्प कर रहे थे
कि वो लड़े और दूसरे के ज़मीन को छीन के अपने कंट्री में मिला पाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। तो इस समय जो ज़्यादातर जो बड़े बड़े देश थे इनके बीच में ट्रेड व्यापार को लेकर के और कॉलोनीज को लेकर, कॉलोनी मीन्स जिस देश पे कब्जा कर दे, जैसे इंडिया पे इंग्लैंड का कब्जा था तो इंडिया इंग्लैंड के लिए एक कॉलोनी थी, उसी तरह से। और साथ ही साथ अपने नेवल पावर मतलब कि समुद्री जहाज़ों का बेड़ा, उनके पावर को बढ़ाना और मिलिट्री माइट को भी दिखाना जरूरी था। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded। और ये जो दुश्मनी थी ये धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती गई और बाल्कन एरिया और ज़्यादा ही इन चीज़ों में घसीटता चला गया। Each power, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, was keen on countering the hold of the other powers over the Balkan and extending its own control over the area। अब जैसे बड़े पावर में यहाँ रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी को दिखाया गया है, जो चाहते थे कि बाल्कन का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उनके पास हो और वो दूसरे के एरिया को छीन के अपने कंट्रोल में ले आए। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और यही कारण बना, छोटे छोटे वॉर से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये छोटा छोटा वॉर एक बड़े विश्व युद्ध में बदल गया और इस तरह से पूरे दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और इसका होने का कारण था बाल्कन क्राइसिस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।